महासागरों के अंतर्गत आने वाले खुले समुद्र या हाई सी भी अब नियमों के दायरे में आएंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की नई हाई सी ट्रीटी या जैव विविधता संधि अब लागू हो चुकी है, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक समुद्री पर्यावरण के 30% हिस्से की रक्षा करना। अब अत्यधिक मछली पकड़ने से जो समुद्री क्षेत्र का दोहन होता है उसको रोका जा सकता है, या अन्य जो ऐसी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, समुद्री जैव विविधता प्रभावित होती है, अब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा तैयार है जिसके माध्यम से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। तो आइए समझते हैं कि ये जो संधि है बेसिकली समुद्री पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेगी, क्या इसके सकारात्मक परिणाम होंगे, साथ साथ इस संधि के बारे में कुछ मूलभूत बातें भी। तो शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता संधि। बेसिकली इस संधि से संबंधित ही ये बात है। संयुक्त राष्ट्र की जो जैव विविधता संधि, इसको BBNJ ट्रीटी के रूप में जाना जाता है और ये आधिकारिक रूप से अब लागू हो गई है। अब देखिए 2030 तक जो महासागर है, इसका टारगेट क्या है कि वर्ष 2030 तक महासागरों के 30% हिस्से को संरक्षित करना ही इसका लक्ष्य है। अब 2023 में 15 वर्षों की बातचीत चली और उसके बाद इसको अंतिम रूप से अपनाया गया। अब वही समझौता अब क्या हुआ है कि अब लागू हो गया है। अब वर्तमान में अगर आप देखें तो केवल 8% महासागर क्षेत्र ही संरक्षित हैं और लक्ष्य क्या है कि इसको 30% तक ले जाना है वर्ष 2030 तक। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस ट्रीटी के विषय में कुछ मूलभूत बातों को। तो इस संधि के प्रावधान को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस संधि का अन्य नाम क्या है। BBNJ समझौता कहा जाता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन इस एग्रीमेंट को कहा जाता है, यानी कि खुले समुद्र और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नितल क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण संधि। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नितल क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जो इंटरनेशनल सी बेड एरिया है वो भी इसमें शामिल होता है, यानी समुद्र के जो निचले सतह होती है वो वाला जो एरिया होता है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब हाई सी, सबसे पहले सवाल उठता है कि ये क्या होता है। तो देखिए खुला समुद्र भी इसको कहते हैं। ये वो क्षेत्र होता है जो किसी भी देश की जो समुद्री सीमा में जो EEZ होता है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन होता है, जो 200 समुद्री मील तक का एरिया होता है, उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो खुला क्षेत्र होता है, यानी कि हाई सी के अंतर्गत आता है। और इस एरिया में क्या होता है, देखिए 12 समुद्री मील तक क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है। उसके बाद 24 समुद्री मील तक जाने के बाद आपका कॉन्टिजस जोन होता है और उसके बाद 200 समुद्री मील तक EEZ होता है। अब 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र होगा वो हाई सीज के अंतर्गत आएगा, यानी कि खुले समुद्र के अंतर्गत आएगा। पूरे समुद्री क्षेत्र की अगर बात करें, पूरे विश्व में जितने समुद्री क्षेत्र हैं उसका 2/3 हाई सीज के अंतर्गत आते हैं। और पृथ्वी के अगर टोटल एरिया की बात करें तो उसमें 50% हाई सीज जो है अपना दखल रखता है। ये जो एरिया होता है ये ग्लोबल कॉमन्स होता है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब कि वैश्विक साझा क्षेत्र के रूप में इस एरिया को जाना जाता है। यहां पर सभी देशों को जो वैध गतिविधियां होती हैं, चाहे वो नौवहन हो गई, चाहे वो आपके संचार के लिए जो केबल बिछाए जाते हैं समुद्रों के अंतर्गत वो हो गया, या हवाई जो उड़ान होती है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी समुद्री क्षेत्र को लेकर जो अभी तक एक कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं था, इसके लिए ही एक कानूनी ढांचा बनाया गया। कानूनी रूप से ये जो UN की संधि है अर्थात संयुक्त राष्ट्र की संधि है, अब ये क्या है, लीगली बाइंड होगी, यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। अब इसके लिए बात करें तो यह संधि 2023 में अपनाई गई थी। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने BBNJ पर एक इंटरनेशनल जो हम कह सकते इंटर गवर्नमेंटल एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, यानी कि अंतर सरकारी एक सम्मेलन बुलाया। अंतर सरकारी का मतलब जो हर देश की सरकार का जिसमें प्रतिनिधित्व होता है। अब इस इंटर जो गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी उसी में यह तय किया गया, जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए आपको याद होगा कि पेरिस में जो है इस तरह की ही एक अंतर सरकारी कॉन्फ्रेंस में उसको अपनाया गया था, इसीलिए उसको पेरिस समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर सरकारी समझौता जो है बुलाया वर्ष 2023 में, वहीं पर इसको अपनाया गया। अब सवाल उठता है कि UN क्लॉज से इसका क्या संबंध है। तो UN क्लॉज यानी कि UN क्लॉज जिसको कहते हैं तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के संविधान के तौर पर इसको जाना जाता है। और इसी समुद्री संविधान के अंतर्गत इससे पहले 2 समझौते और हुए थे और ये BBNJ जो है वो तीसरे समझौते के रूप में जाना जा रहा है। 1994 में इससे पहले समुद्री नितल में खनन को लेकर यानी कि सी बेड माइनिंग को लेकर एक समझौता हुआ था। 1995 में मतलब 1995 में मत्स्य भंडार को लेकर एक समझौता हुआ था। अब ये तीसरा समझौता BBNJ है जिसको कि खुले समुद्र और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नितल क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए एक ट्रीटी के रूप में, एक संधि के रूप में जाना जा रहा है। तो ये इस समझौते का आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसमें हाई सीज यानी कि EEZ के बाहर का जो साझा क्षेत्र होता है वहां पर किसी भी प्रकार की जो जैव विविधता है उसके साथ छेड़छाड़ न होने पाए
और वहां पर एक सस्टेनेबल यूज हो पाए, यानी कि एक सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका लक्ष्य है। अब समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी होने पर इसके क्या फायदे होंगे। इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके लिए इस कोर्स का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स भी लेकर आए हैं। अगर आप दिशा निर्देशन के अभाव में भटक रहे हैं, किसी ऐसे कोर्स की आपको तलाश है कि आप घर से अपने तैयारी कर सकें, अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकें, जीएस को लेकर किसी भी तरह का डाउट है, तो यूपीएससी 27, 28, 29 में शामिल होने के लिए बेस्ट कोर्स आपके लिए है, क्योंकि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स की सबसे आकर्षक चीज इसकी कीमत है, जो प्राथमिक दृष्टि में आपको पहले बार देखने में 24,999 दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये इसकी कीमत भी नहीं है, क्योंकि ये कोर्स अभी आप परचेज करेंगे इस फीस में, लेकिन जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो उसमें ये पूरी की पूरी फीस आपके एडजस्ट कर दी जाएगी, तो एक तरह से ये निःशुल्क हुआ। इसमें आपको 1250 प्लस घंटों की क्लासेस के साथ आपको जीएस का जो पूरा सेगमेंट है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक वो कवर किया जाएगा 14 महीने में, यानी कि 14 महीने में करंट अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स के 2 साल के पूरे जो करंट अफेयर्स होंगे उनकी क्लासेस का एक्सेस और प्रिंटेड मटेरियल के साथ इसको आपको कवर किया जाएगा। 18 क्लास टेस्ट भी इसमें शामिल है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, इसमें जीएस की आपकी संपूर्ण तैयारी हो रही है और साथ साथ ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इसको दृष्टि लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड जब करेंगे, उसमें फिर AMITABH यानी कि अमिताभ अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो इस फीस में भी अतिरिक्त छूट का लाभ आप ले सकते हैं। बैच की बात कर लें तो हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके लिए अमिताभ कूपन कोड लगाइए, अभी की फीस में भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इस ट्रीटी का इंपॉर्टेंस यह है कि अभी से इस क्षेत्र में, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो खुला क्षेत्र था, समुद्री क्षेत्र था, जो हाई सी था, उसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा उपलब्ध नहीं था। अब इस कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे के उपलब्ध होने के बाद क्या क्या स्थिति हो जाएगी, तो देखिए, इसके माध्यम से जो समुद्री जैव विविधता है तो उसका संरक्षण हो सकेगा। किसी जगह पर अगर बहुत ज्यादा मछली पकड़ने का काम हो रहा है, दोहन हो रहा है, तो उस चीज को रोका जा सकता है। बहुत ज्यादा अगर तेल निकालने की कोशिश की जा रही है, माइनिंग की कोशिश की जा रही है, तो वो चीज कंट्रोल होगी और इसका सस्टेनेबल यूज सुनिश्चित हो सकेगा। अब देखिए, यहां पर मैरीन जेनेटिक रिसोर्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो समुद्र में कुछ ऐसे जेनेटिक रिसोर्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे उपयोगी चीजें, विशेष तौर पर जो मेडिसिन होती है, दवा होती है, उसमें इन जैविक तत्वों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि समुद्री जो बैक्टीरिया होता है उससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। अब कोई एक देश ही उस पर एकाधिकार जमाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, तो वो ठीक नहीं है। अब इससे क्या होगा कि एक बेनिफिट शेयरिंग की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि एक न्याय संगत शेयरिंग की व्यवस्था होगी, जिससे कि जो जैविक तत्व बनते हैं, जिससे विशेष तौर पर दवा में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह जो मैरीन जेनेटिक रिसोर्स है उनका एक सस्टेनेबल और न्यायसंगत इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ये है कि एरिया बेस्ड मैनेजमेंट होगा, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर दोहन को विशेष तौर पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव माने जाते हैं और वो आवश्यक भी माने जाते हैं। तो एरिया बेस्ड मैनेजमेंट से ये होगा कि जो खास क्षेत्र इस तरह के होते हैं वहां पर कंट्रोल किया जा सकेगा ऐसी अनैतिक गतिविधियों को। विशेष तौर पर जैसे कोरल रीफ हो गया, वहां पर मछली अगर कोई पकड़ने जा रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अब कानूनी ढांचे के अंतर्गत ये चीज आ गई है। तीसरा यह है कि इन्वायरमेंटल जो इंपैक्ट असेसमेंट है, यानी कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव क्या पड़ रहा है किसी चीज का, कोई भी आपकी खोज अगर आप करने जा रहे हैं समुद्र के अंतर्गत, तो पर्यावरण को उस पर क्या प्रभाव डालेगा, आपकी वो जो शोध की प्रक्रिया है वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेगी, इसका भी असेसमेंट होगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे कहीं भी आप मान लीजिए कोई खोज करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर वेल पाई जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वेल को आपकी जो खोज है वो प्रभावित कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस क्षेत्र में पाई जाने वाले डॉल्फिन को प्रभावित कर रही है। तो इस चीज का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, उसका भी असेसमेंट होगा इसके माध्यम से, तो उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि अब ये कानूनी ढांचे के दायरे में होगा। तीसरी चीज ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये चीज आएगी। यानी कि अगर कुछ कमजोर देश होते हैं जिनके पास संसाधन कम होते हैं और कुछ देश शक्तिशाली हैं जो कि साधन संपन्न हैं, तो ऐसी दशा में उन देशों को भी मदद की जाएगी, चाहे वो सैटेलाइट डेटा हो गया, जिनके पास उपकरण ऐसे नहीं हैं, जो अनुसंधान के लिए उतने उपकरण से सक्षम देश नहीं है, तो शक्तिशाली देश क्या करेंगे, उनको सैटेलाइट डेटा उपलब्ध करा देंगे, रिसर्च की ट्रेनिंग दे देंगे, यानी कि उनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी और साथ साथ उनके अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है तो रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम यहां पर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके इंपॉर्टेंस है, इसका फायदा है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए संस्थागत ढांचा क्या बनाया गया है। तो देखिए, संस्थागत ढांचे की बात करें तो इसमें COP की भी व्यवस्था है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की व्यवस्था है। ये क्या होता है, तो इसके सदस्य देश जितने होंगे, अब वो एक निश्चित अवधि में इसकी बैठक होगी, उसमें वो सदस्य देश उस बैठक में हिस्सा लेंगे।
इसके अलावा क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म यानी कि सूचना साझा करने के लिए एक मंच भी यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा एक संधि का प्रशासनिक ढांचा कैसे चले, इसके लिए एक सचिवालय भी बनाया गया है। फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वित्त की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। तो इस तरह से इसके प्रशासनिक ढांचा को डिजाइन किया गया है। 80 से ज्यादा देशों ने, लगभग 83 देशों ने इसकी अभिपुष्टि की है। अभिपुष्टि का मतलब होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे जिन्होंने इसकी अभिपुष्टि कर दी है, अब कानूनी रूप से वो इसको मानने के लिए बाध्य हैं, उन पर इसकी सारी चीजें, इसकी सारी शर्तें, कानून उन पर लागू होंगे। भारत ने अभी इस पर हस्ताक्षर किया है, अभिपुष्टि नहीं की है, यानी कि भारत ने सैद्धांतिक सहमति दी है, कानूनी रूप से भारत पर यह बाध्यकारी अभी नहीं होगा। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पे। वर्तमान में बीबीएनजे समझौते की अभिपुष्टि कितने देशों ने की है? विकल्प आपके सामने है, 30, 50, 60 या 80 से अधिक। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से उपलब्ध हैं, वहां पर आपको इस कार्यक्रम की लिंक और पीडीएफ भी मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।